नमस्कार विद्यार्थियों, जोबनेर पीजी महाविद्यालय ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी पार्ट 3 में एक जो राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षाएं होती है उनमें महत्वपूर्ण प्रश्न की बात कर रहे थे। किस प्रकार से प्रश्न आता है उसके आंसर की बात कर रहे थे। तो इसमें आज हम एक नई फैमिली लेके आए हैं। फैमिली का नाम है मालवेसी। मालवेसी फैमिली में कौन कौन से पादप आते हैं, उनमें हम महत्वपूर्ण जो पादप है वो एक फ्लावर का अध्ययन करेंगे, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस अर्थात गुड़हल। गुड़हल को हम क्या बोलते हैं, चाइना रोज के नाम से भी जानते हैं। चाइना रोज क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो रंग होता है वो गुलाबी होता है और जनरली भारत देश में ऐसा पुष्प भारत देश में इस पुष्प की जो उत्पत्ति मानी जाती है वो चाइना से मानी जाती है। इस कारण से इसको नाम दे दिया गया चाइना रोज। मालवेसी कुल का पौधा है, महत्वपूर्ण पादप माना जाता है। सबसे पहले हम बात करें इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इसका जो वितरण है वो राजस्थान है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, इन क्षेत्रों में अर्थात जो राजस्थान से सटे हुए जो प्रदेश हैं उन प्रदेशों में मुख्यतया ये देखने को मिलता है। जनरली हम इसके वितरण के बाद में हम बात करें तो इसका जो सुकाय होता है अर्थात इसकी जो प्रकृति होती है वो ये आपको पुष्प सामने दिखाई दे रहा होगा। पुष्प की जो संरचना होती है वो ऐसी होती है। सबसे पहले हम बात करें तो ये आपको ये डंठल दिखाई दे रहा होगा। ये जो डंठल होता है इस डंठल को हम बोलते हैं पुष्प व्रंत। ये जो पुष्प व्रंत है जहाँ से ये पुष्प लगा होता है, जिस व्रंत से ये पुष्प लगा होता है उसको पुष्प व्रंत बोलते हैं। इसके नीचे की ओर आपको देखिए ये छोटी छोटी ऐसे आपको कटी फटी ये जो संरचनाएं दिखाई दे रही है। इन संरचनाओं को यदि हम गिने तो इनकी जो संख्या जो है वो लगभग 6 से 8 दिखाई देती है। मैंने यहाँ पर आपको लिखा भी है एपिकैलेक्स। इसको बोलते हैं अनुबाह्य दल अर्थात बाह्य दल से बाहर जो पाई जाने वाली जो हरे रंग की जो संरचनाएं होती है इन संरचनाओं को क्या बोलते हैं, अनुबाह्य दल कहते हैं। इन अनुबाह्य दल का मुख्य जो कार्य होता है वो बाह्य दल को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य होता है। और ये जो अनुबाह्य दल हैं देखिए ये स्वतंत्र रूप से वितरित है अर्थात कोई भी अनुबाह्य दल एक दूसरे से चिपका हुआ नहीं है। तो ऐसी स्थिति को हम क्या बोलते हैं, स्वतंत्र बोलते हैं। इनकी संख्या आप गिनोगे तो इस पुष्प में संख्या कितनी है, 6 है। लेकिन कुछ अलग अलग वेराइटीज हैं उनमें संख्या कितनी होती है, 6 से 8 तक हो सकती है। इसके बाद में इसको बोलते हैं अनुबाह्य दल। इसके बाद में हम ये संरचना की बात कर रहे हैं कैलेक्स। कैलेक्स को क्या कहते हैं, बाह्य दलपुंज। अब आप ये अनुबाह्य दल हो गया। उसके बाद में ये देखिए ये नीचे की तरफ ये जो संरचना दिखाई दे रही है हरे रंग की और लंबवत ये संरचना है अर्थात अनुबाह्य दल से थोड़ी बड़ी संरचना है। इस संरचना को हम बोलते हैं कैलेक्स। कैलेक्स को क्या कहते हैं, बाह्य दलपुंज। इसकी संख्या कितनी है, इसकी बाह्य दलपुंजों की संख्या आप गिनिए 1 2 3 4 और 5। इस प्रकार से आप घुमा करके इसकी संरचना को देख सकते हैं, इनकी संख्या गिन सकते हैं। तो संख्या में कितनी है, 5 है। ये देखिए मैंने लिखा भी है इधर, कैलेक्स 5 है। संख्या में कितने हैं, 5 है। और ये पांचों कैलेक्स देखिए आपस में एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए हैं। ये देखिए मैं आपको घुमा करके पूरे जो पुष्प है इसकी जो बाहरी जो संरचना है इसका मैं अवलोकन करवा रहा हूँ। आराम से देखिए इसका जो बाह्य दलपुंज है ये आपस में एक दूसरे से देखिए ये जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर किसी भी प्रकार से देखिए इसमें ये आपको एक रेखा दिखाई दे रही है जिससे ये जुड़े हुए होते हैं। तो ऐसे जुड़े हुई जो संरचना होती है इसको बोलते हैं संयुक्त। तो बाह्य दलपुंज कितने हैं, संख्या में कितने हैं, 5 हैं। जुड़े हैं कि स्वतंत्र हैं, जुड़े हुए हैं। तो जुड़े हुए हो गए। कोर स्पर्शी है या कोरच्छादी है, अब जुड़े हुए हैं संयुक्त है तो इसमें क्या होगा, स्वतंत्र है, किसी भी प्रकार से इनकी जो कोर है वो स्पर्श नहीं कर रही। तो ऐसी संरचना। तो बाह्य दलपुंजों का जो रंग है वो कैसा है, हरे रंग का है, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है,
क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसकी वजह से इसका रंग क्या होता है, हरा होता है। और एंथोसायनिन आपने नाम सुना होगा, पुष्प में एक एंथोसायनिन पिगमेंट पाया जाता है, जिसकी वजह से इसके रंग का क्या होता है, निर्धारण होता है कि पुष्प में कौन सा रंग होगा। बाह्य दलपुंज हो गए, अनुबाह्य दलपुंज हो गए। अब उसके बाद में हम बात करते हैं दलपुंज की। दलपुंज को देखिए कोरोला नाम दिया है और इसकी जो संख्या होती है, अब दलपुंज आपको देखिए बाह्य दलपुंज और अनुबाह्य दलपुंज हो गए। अब दलपुंज है, दलपुंज ये आपको संरचना दिखाई दे रही है गुलाबी रंग की, ये जो संरचना है लाल गुलाबी जो रंग की जो संरचना है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं दलपुंज। दलपुंज देखिए गिनो आप संख्या में 1 2 3 4 और 5, संख्या में कितनी है, 5 है, मैंने संख्या में 5 लिखा है। और पांचों ये जो दलपुंज हैं ये आपस में एक दूसरे से देखिए ये जुड़े हुए नहीं हैं। देखिए आप अंदर तक यदि इसकी आप संरचना को देखेंगे तो आपस में देखिए ये जुड़े हुए नहीं है, ये बिल्कुल स्वतंत्र हैं। तो ऐसी ये जो संरचना होती है इनको क्या बोला जाता है, स्वतंत्र बोला जाता है। तो आपको दलपुंज के सामने क्या लिखना है, संख्या में कितने हैं, 5 हैं, स्वतंत्र हैं कि संयुक्त हैं, जुड़े हुए नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है, स्वतंत्र है। दलपुंज का रंग कैसा है, दलपुंज का रंग है लाल गुलाबी, गुलाबी जो पिंक कलर का जो रंग है। और इसका आकार देखिए आगे की तरफ से तो इसका आकार क्या है, छोटा है। और फिर देखिए ये आपको रंग जो आकार है वो देखिए आगे की ओर जैसे ये बड़ा लंबवत आकार है, और जो जो हम इसका जाएंगे ये छोटा आकार होता जाएगा। तो ये संख्या में आप इनको गिन करके ऐसे संख्या में कितनी बता सकते हो, 5 संख्या में है, स्वतंत्र हैं और आपस में किसी भी प्रकार से जुड़े हुए नहीं हैं। रंग कौन सा है इसका, लाल गुलाबी। अब इस रंग का पिगमेंट कौन सा होगा, एंथोसायनिन होगा। एंथोसायनिन के कारण इसका रंग क्या होता है, लाल गुलाबी होगा। अब हम बात करते हैं कि इसका रंग लाल गुलाबी होने का क्या फायदा है। फायदा यह है कि आपने देखा होगा विभिन्न प्रकार के परागण कीट होते हैं, जैसे तितलियां हैं, मधुमक्खियां हैं और छोटी छोटी जैसे मकड़ियां हैं, पक्षी हैं, वो क्या करते हैं, इस रंग से क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। इस रंग से प्रभावित होकर के ये रंग आकर्षण रंग है, जैसे हमारे को भी ये दिखाई देने में अच्छा लग रहा है। तो इसका मतलब ये पक्षी जो है परागण अर्थात पराग कीट, जो पराग कीट है जो परागण को जो लेकर के आते हैं, उनसे ये आकर्षित होकर के जो पराग कीट है इनके ऊपर बैठते हैं और इन पर बैठ करके और फिर पराग कणों को लेकर के जाते हैं। तो ये हो गए दलपुंज। अब हम बात करते हैं इसके एंड्रोसियम की। यहाँ लिखा है एंड्रोसियम। एंड्रोसियम का मतलब क्या होता है, पुमंग। पुमंग में मैंने आपको 3 संरचनाओं का अध्ययन कराया था। एक तो होता है पुंकेसर, जिसकी हम गणना करते हैं। जनरली जो महत्वपूर्ण 3 संरचनाएं होती है वो पराग कोश, जिसको एंथर कहते हैं, कनेक्टिविटी जिसको योजी कहते हैं, और फिलामेंट जिसको क्या बोलते हैं, पुतंतु कहते हैं। तो पराग कोश एंथर जो जनन में सहायक अंग होता है, ये तीनों अंग इसमें पाए जाते हैं। फर्क केवल इतना है कि इसमें जो पुंकेसरों की जो संख्या होती है उसको हम गिन नहीं सकते। अब देखिए ये आपको बड़ी नलिका रूपी ये संरचना दिखाई दे रही है, आप ध्यान से देखिए इसको। ये क्या है, ये पराग कोश, और इस पर जो ये ऊपर आपको परागण दिखाई दे रहे होंगे, तो पराग कोश की ये आप ये जो संख्या है मैंने अनंत लिखा है। अनंत इसीलिए लिखा है क्योंकि पराग कोश ये देखिए आपको पीले रंग के दिखाई दे रहे होंगे। अब इनको हम जनरली गिन नहीं सकते। यदि संख्या 5 से अधिक होती है तो फिर उसको हम क्या बोलते हैं, अनंत ही बोलते हैं। तो संख्या आपने को दिखाई दे रही है, घुमा करके देखिए, मैं बता रहा हूं आपको, ये संख्या 5 से ज्यादा है, कई सैकड़ों में इसकी संख्या है। तो पुंकेसरों की संख्या कितनी है, सैकड़ों में है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, अनंत बोलेंगे, और अनंत का ये निशान आता है। अब उसके बाद में हम बात करते हैं, पुंकेसर की संख्या अनंत हो गई, उसके बाद में ये अनंत है तो ये स्वतंत्र रूप से एक दूसरे से इसका कोई संबंध नहीं है, स्वतंत्र रूप से वितरित हैं, तो इसमें किसी भी प्रकार का ब्रैकेट नहीं लगेगा। उसके बाद में हम बात करते हैं गाइनोसियम। गाइनोसियम को क्या कहते हैं, जायांग।
जायांग कहते हैं गाइनोसियम को, मादा जननांग होता है। जायांग में हमेशा हम अंडाशय की बात करते हैं, तो अंडाशय में हम गणना किसकी करेंगे, अंडकों की गणना करेंगे। अंडक कितने होते हैं, संख्या में कितने होते हैं, अंडक 5 होते हैं। आप गिनो, देखो ये पीले रंग को तो छोड़ दो आप, इसको हटा दो, देखो ये हटा दिया मैंने। अब अंडाशय को आप गिनो, देखो आप देखो लाल रंग के ये कितनी है, संख्या में 5 है, आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। 1, ये देखिए मैं मार्कर की सहायता से आपको बताता हूं, 1, ये 2, ये 3, 4 और 5, यानी कि अंडकों की संख्या कितनी है, 5 है। अर्थात अंडाशय में जो अंडक हैं जायांग में, उनकी संख्या कितनी है, 5 है। अब आप इन 5 अंडकों को देखिए कि ये एक दूसरे से क्या जुड़े हुए हैं, देखिए ये एक दूसरे से आराम से देखिए ये जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये स्वतंत्र नहीं होंगे, ये क्या होंगे, संयुक्त होंगे। अभी मैं आपको वर्बली अपने पास ये गुड़हल का पुष्प है तो इससे सही तरीके से समझा रहा हूँ, उसके बाद में हम डायग्राम के माध्यम से इसको विस्तृत अध्ययन करेंगे इसका। तो ये जो अंडकों की जो संख्या है वो 5 है। अब अंडकों की संख्या 5 है तो ये संयुक्त है, जुड़े हुए हैं, तो जाहिर सी बात है इसमें ब्रैकेट लगेगा। अब आपको ये पता होगा कि जो अंडक होते हैं, ये अंडकों की स्थिति कई पुष्पों में आपने देखा होगा कि यहाँ अंदर पाया जाता है, इस जगह पर अंडक पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर गुड़हल की एक विशेषता होती है कि ये पुंकेसर के पास में, अर्थात पुमंग के पास में ही अंडक पाए जाते हैं और ऊपरी छोर पर पाया जाता है। और इसकी जो देखिए ये जो नलिका होती है बहुत ऊंची होती है, जबकि बहुत कम पुष्पों में ऐसी स्थिति अपने को दिखाई देती है। मालवेसी कुल में ऐसा अपने को दिखाई देता है। तो अंडकों की संख्या कितनी हो गई, 5 हो गई। तो इस प्रकार ये अंडकों की संख्या 5 हो गई, संयुक्त हो गई। और ये क्या है, सुपेरियर है, अर्थात इसको बोलते हैं ऊर्ध्ववर्ती। ऊर्ध्ववर्ती को अपन जो निशान जो लगाते हैं वो नीचे लगाते हैं। तो इस प्रकार से हमने इस गुड़हल का जो पुष्प है इसकी बाहरी आकार की के तौर पर आपको समझा दिया है। अब हम इसको रेखांकित जो फ्लोरल फॉर्मूला है, अर्थात जो पुष्प चित्र है, उसको हम बोर्ड पर बनाया हुआ जो डायग्राम है उसको हम विस्तृत इस पुष्प की सहायता से विस्तृत हम अध्ययन करेंगे। तो आप एक बार इस बोर्ड की तरफ देखिए। सबसे पहले हमने जो बात की थी इस पुष्प की, कि इस पुष्प में ये जो बाह्य दलपुंज थे, बाह्य दलपुंज मैंने कितने इसमें अनुबाह्य दल थे, जो अनुबाह्य दल की संख्या कितनी थी, 6 से 8 थी। अब आप ये देखिए 6 से 8 थी, अपने पास ये 6 थे, तो आप इनको गिनिए। एक बार इधर आप डायग्राम की तरफ ध्यान दीजिए, इनको गिनिए। 1, ये 2, ये 3, 4, 5 और ये 6 और ये 7 और ये 8। ये क्या हो गए, 8 क्या है, ये अनुबाह्य दल। अनुबाह्य दल को क्या बोलते हैं, एपिकेलेक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एपिकेलेक्स। एपिकेलेक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुबाह्य दल। ये देखिए संख्या में कितने हैं, गिन के बता सकते हो आप आराम से, संख्या में 8 है। तो ये 8 निश्चित नहीं होते हैं। कई जो गुड़हल की जो अलग अलग जो किस्में हैं, कई किस्मों में 6 होते हैं, कई में 7 होते हैं, कई में 8 होते हैं। जैसे अपन के पास ये जो गुड़हल की जो किस्म है इसमें संख्या में अभी मैंने बताया था 6 होते हैं। हम अपन ने जो डायग्राम में बनाया है तो संख्या में कितने हो गए, एपिकेलेक्स 6 से 8 तक। देखिए किसी का भी जो कोर स्पर्शी ये जो सिरा है, ये एक दूसरे से किसी का भी सिरा जुड़ा हुआ नहीं है। इसलिए जुड़ा हुआ नहीं है तो हमने यहाँ पर इसके ब्रैकेट नहीं लगाया। अब आप देखिए इस अनुबाह्य दलपुंज के बाद में मैंने ये हरे रंग के दलपुंज बताए थे, 5 दलपुंज बताए थे और पांचों दलपुंज आपस में जुड़े हुए बताए थे। देखिए इधर आप डायग्राम की तरफ, ये जो है 1, ये 2, ये 3 और 4 और ये 5, ये कितने हो गए दलपुंज, ये दलपुंज हो गए संख्या में 5। अब 5 ये जो दलपुंज हैं इनको क्या बोलते हैं, केलेक्स। ये केलेक्स बोलते हैं। संख्या में 5 है, 1 2 3 4 5 हैं। अब आप इनको देखिए, इनके जो किनारे हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं। ये हमने क्या बना दी, इसको सांकल टाइप में एक इसकी गांठ बना दी, तो इससे ये आपस में इनके किनारे जुड़े हुए हैं।
तो जब भी इनके दलपुंज जुड़ जाते हैं तो हम इसको ब्रैकेट में ऐसे लिख देते हैं 5। ब्रैकेट में इसलिए लिखा क्योंकि ये आपस में जुड़े हुए हैं। उसके बाद में हमने तीसरा जो बताया था वो था एंड्रोसियम। एंड्रोसियम में हम गणना किसकी करते हैं? पुंकेसरों की गणना करते हैं। उसके बाद में इसमें बाह्य दल, और बाह्य दल के बाद में अभी अपने पास क्या रह गया? दलपुंज रह गया। दलपुंज में ये रह गया, इसमें आप गिनो 1 2 3 और ये 4 और ये 5। अब आप देखिए दलपुंज जो संख्या में है वो कितने हैं? 5 हैं। चूंकि बाह्य दलपुंज भी 5 ही थे, लेकिन बाह्य दलपुंज आपस में इनके किनारे जुड़े हुए थे, लेकिन इनके किनारे देखिए आपस में जुड़े हुए नहीं है। किसी से भी आप देख सकते हैं दूर से आराम से ये दिखाई दे रहा है, ये स्वतंत्र रूप से व्यवस्थित हैं, तो इसमें किसी भी प्रकार का क्या नहीं लगेगा? ब्रैकेट नहीं लगेगा, और ये स्वतंत्र रूप से हम इसको क्या लिख देते हैं? 5 लिख देते हैं। तो ये दलपुंज जो है वो कितने हो गए? 5 हो गए। अब बात करते हैं एंड्रोसियम। एंड्रोसियम का मतलब पुमंग। पुमंग में हम गणना इस पुंकेसर की कर रहे थे। ये पुंकेसर अभी मैंने आपको बताया भी था कि ये जो पीले रंग के जो दिखाई दे रहे हैं इनको हम पुंकेसर कहते हैं। तो पुंकेसरों की जो संख्या थी वो अनंत थी। ये मैंने घुंडी नुमा जो हरे रंग की संरचना बनाई है ये पुंकेसर हैं। इन पुंकेसरों की संख्या 5 से अधिक है, क्योंकि ये अनंत होते हैं तो इसलिए आप आसानी से इसको नहीं गिन सकते, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? अनंत बोला जाता है। उसके बाद में हम बात करते हैं पुंकेसर अनंत हो गए। अब बात करते हैं गायनोसियम। गायनोसियम में किसकी गणना की जाती है? अंडकों की गणना की जाती है। अंडकों को के लिए मैंने अभी बताया था आपको, इसमें पुष्प में कितने हैं? 1 2 3 4 5 अंडक हैं, तो 5 ही इसमें आपको देखिए ये गोले अंदर की तरफ 1 2 3 4 5, ये यहाँ पर ये रेखाएं भी बनी हुई है, पांचों को अलग अलग विभाजित कर रही है। पांचों जो अंडक होंगे वो आपस में जुड़े हुए होंगे, और इसको जुड़े हुए होते हैं तो इसका ब्रैकेट लगेगा। इस प्रकार ये जो पुष्प चित्र है ये पूरा होता है। अब हम बात करेंगे पुष्प सूत्र की, कि पुष्प चित्र से हम पुष्प सूत्र कैसे बनाते हैं। इधर आ जाइए आप एक बार। ये है फ्लोरल फॉर्मूला। फ्लोरल फॉर्मूला में आपको यानी कि पुष्प चित्र में सबसे पहला मैंने नाम लिखा है EBR। EBR का मतलब क्या होता है? सहपत्रहीन। यदि यहाँ पर आ जाता BR, यदि BR आ जाता तो यह क्या हो जाता? सहपत्री। परंतु अपने पास EBR है तो ये क्या हो गया? सहपत्रहीन हो गया। तो कभी भी आपको यदि पूछा जाए कि मालवेसी कुल में जो गुड़हल का जो पौधा है उसका जो पुष्प कर्म होगा या जो पुष्प की जो स्थिति होगी वो कैसी होगी? तो वो कैसी होगी? सहपत्रहीन होगी, यानी कि उसमें सहपत्र नहीं लगे होंगे। ये आप देखिए इसमें आपको दिखाई भी नहीं दे रहा, वरना यहाँ पर क्या लगे होते? सहपत्र लगे होते। तो सहपत्र लगे होते तो इसको हम क्या बोलते? सहपत्री बोलते। परंतु सहपत्र लगे हुए नहीं है, केवल एक डंठल से जिसको हम पुष्पवृंत बोलते उससे जुड़ा हुआ है पुष्प, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सहपत्रहीन। अब हम बात करते हैं इसका ये प्लस का निशान मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो पुष्प के कुछ प्रतीक होते हैं उनको आप याद कर लेना। तो यह क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? त्रिज्या सममित। क्या होता है? त्रिज्या सममित। मैंने आपको बताया था कि त्रिज्या सममित क्या होता है। यदि पुष्प को आप ऊपर से ऐसे काटो या फिर इसको अनुप्रस्थ काट में काटो, या तो लंबवत या अनुदैर्ध्य, और या इसको अनुप्रस्थ काट में काटो, तो बराबर यदि पुष्प 2 भागों में बट जाता है तो इस स्थिति को हम क्या बोलते हैं? त्रिज्या सममित बोलते हैं। तो चूंकि ये बराबर 2 भागों में कट जाता है, आसानी से इसके जो भाग होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, इसलिए हम इस पुष्प को क्या बोलेंगे? त्रिज्या सममित बोलेंगे। अब कुछ फैमिलीज में क्या होता है, जो पुष्प होता है वो या तो एक तरफ से कटता है, या तो आपको ये अनुदैर्ध्य काट में कट जाएगा या फिर अनुप्रस्थ काट में कटेगा। तो उस स्थिति में हम इसको क्या बोलते हैं? उसको एक व्यास सममित बोलते हैं। एक व्यास सममित का मैं निशान बता देता हूं, या तो आप प्रतिशत लगाओ, प्रतिशत नहीं लगाते हो तो ऐसा इसका निशान बनेगा।
इस स्थिति में ऐसा निशान बनता है तो उसको एक व्यास सममित बोलते हैं, परंतु अपने पास त्रिज्या सममित है तो यहाँ पर क्या लगेगा, प्लस का निशान। अब देखिए अगला जो प्रतीक है वो है द्विलिंगी। इसका मतलब क्या होता है, द्विलिंगी होता है। द्विलिंगी का मतलब होता है दोनों लिंग उपस्थित हैं पुष्प में। दोनों लिंग कौन कौन से, नर लिंग और मादा लिंग, नर और मादा दोनों उपस्थित हैं। कैसे पता चला कि नर और मादा उपस्थित है दोनों, वो इसलिए पता चला कि ये डंठल है, इस डंठल में नर जो जननांग होते हैं उनके पुंकेसरों की गणना की जाती है तो पुंकेसर भी उपस्थित है, और मादा जननांग में अंडाशय की गणना की जाती है तो अंडाशय भी उपस्थित है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों लिंग इसमें प्रेजेंट हैं। देखिए आपको ये पुंकेसरों का ये जो गुच्छा है ये दिखाई दे रहा है, अंडप ये अंदर की ओर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पुष्प है वो क्या है, द्विलिंगी है। तो द्विलिंगी के लिए ये तो नर का निशान है, मेल जिसको हम बोलते हैं, और ये जो क्या है प्लस का निशान वाला ये क्या हो गया, ये हमने नर मादा की बात की है। तो नर मादा की जो स्थिति है द्विलिंगी हो गया, पता चल गया नर मादा उपस्थित हैं। अब अगली जो स्टेप है वो यहाँ पर लिख रखा है एपिक, इपिक। इपिक को शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, अनुबाह्य दल। अनुबाह्य दल का मतलब क्या होता है कि बाह्य दलपुंज के बाहरी तरफ कुछ बाह्य दल की तरह ही कुछ भाग होते हैं जिनको अनुबाह्य दल कहते हैं। इन अनुबाह्य दलों की जो संख्या है वो कितनी है, 6 से 8 है, अर्थात 6 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है और 8 भी हो सकती है। अब आप एक बार इन अनुबाह्य दलों को गिन लो। ये जो अनुबाह्य दल अभी मैंने बताया था 1 2 3 4 5 6 7 और 8, संख्या में कितने हैं, ये 8 है, तो हमने 6 से 8 लिखा है। ये जो जितने भी अनुबाह्य दल हैं वो किसी भी प्रकार से एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, अनुबाह्य दल क्या है, स्वतंत्र हैं। ये स्वतंत्र हो गया, स्वतंत्र हो गया तो हमने ब्रैकेट नहीं लगाया। अब हम बात करते हैं अगला जो चरण है वो क्या है, बाह्य दल। बाह्य दल को क्या बोलते हैं, कैलेक्स। कैलेक्स को हम क्या लिखते हैं, कैलेक्स। अब आपको प्रश्न मन में ये उठता होगा कि सर आपने लिखा तो कैलेक्स है लेकिन आप यहाँ पर के लगा रहे हो, क्योंकि हम वहाँ पर कैलेक्स में तो पहला जो अक्षर जो वर्ण आता है वो सी आता है, अपन सी यहाँ पर नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि कोरोला में क्या होता है, सी आता है। कैलेक्स जनरली आता के है लेकिन बोलने में तो वो क्या आ रहा है, कैलेक्स, तो इसलिए हम इसको के से निरूपित करते हैं। के का मतलब क्या होता है, बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंजों की संख्या आप गिनिए, 1 2 3 4 5 हरे रंग के हैं, संख्या में कितने हैं, 5 हैं। पांचों संख्या में कितने एक दूसरे से किस जुड़े हुए हैं, ये देखिए आपको ये सांकल के समान ये जो संरचना है गुंडी नुमा, इससे जुड़े हुए हैं। तो जुड़े हुए हैं तो ये ब्रैकेट मैंने लगा दिया, संख्या में 5 हो गए, जुड़े हुए हैं आपस में तो क्या लगा दिया, ब्रैकेट लगा दिया। यदि ये यहाँ से जुड़े हुए नहीं होते तो हम यहाँ पर क्या करते, इसको ब्रैकेट नहीं लगाते, लेकिन ये आपस में जुड़े हुए हैं इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, ब्रैकेट लगा दिया। अब हम बात करते हैं इसकी कोरोला की। कोरोला को क्या बोलते हैं, दलपुंज। दलपुंज ये देखिए आपको लाल रंग के दिखाई दे रहे होंगे, ये तो मैंने पुष्प चित्र में बनाए हैं, आपको इसमें भी दिखाई दे रहे होंगे। ये जो है 1 2 3 4 और ये 5, ये पांचों क्या है, ये है दलपुंज। दलपुंज का रंग क्या होता है, लाल गुलाबी, जो पिंक रंग का जो होता है, ये संख्या में 5 है। पांचों जो दलपुंज हैं, ये जो पांचों ये जो दलपुंज हैं वो आपस में एक दूसरे से किसी भी प्रकार से जुड़े हुए नहीं है। देखिए इनके बीच में जगह है, इनके किनारे एक दूसरे से कोरच्छादी है। कोरच्छादी का मतलब क्या होता है, इनकी जो कोर है वो एक दूसरे से ऊपर नीचे आरोपित है। जैसे इसकी कोर को दूसरा ये दबा रहा है, फिर इसकी कोर को ऊपर वाला ये दबा रहा है, फिर इसकी कोर को ये अगला दबा रहा है, तो एक कोर किसी न किसी दलपुंज से दबी हुई है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, कोरच्छादी। अर्थात एक कोर से दूसरी कोर छेदित हो रही है, दबी हुई है। यदि ये एक दूसरे से ऐसे ही जुड़े होते तो इनको कोर स्पर्शी बोलते, परंतु ये क्या है, कोरच्छादी है। तो दलपुंजों की संख्या 5 हो गई, स्वतंत्र हो गए, कोरच्छादी हो गए। इसके बाद में हम बात करते हैं एंड्रोसियम। एंड्रोसियम को हम क्या बोलते हैं, पुमंग। पुमंग में किसकी गणना करते हैं, पुंकेसरों की गणना करते हैं। पुंकेसर संख्या में कितने हैं, बहुत ज्यादा है, गिन नहीं सकते, इसलिए इसको हमने निशान क्या लगा दिया, अनंत का निशान लगा दिया। अनंत में 5 से संख्या यदि कहीं पर भी ज्यादा हो तो वहां पर हम क्या लगाते हैं, अनंत लगाते हैं। आपको इसमें भी दिखाई दे रहा है आराम से, जो
ये पीले रंग के जो दिखाई दे रहे हैं ना, ये जो पुंकेसर, ये पीले रंग के जितने भी हैं ये क्या हैं, ये पुंकेसर हैं। और इन पुंकेसरों की जो संख्या है वो कितनी है, 5 से ज़्यादा है, अनंत है संख्या, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, अनंत कहते हैं। क्योंकि हम इसको जनरली गिन नहीं सकते, इसलिए इसको क्या बोला है, अनंत बोला है, और गिन नहीं सकते। और ये जो संख्या है वो आपस में किसी से, एक दूसरे से ये पुंकेसर जुड़े हुए नहीं हैं, स्वतंत्र रूप से है, तो इसको हम ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। ये हो गया। उसके बाद में आप देखिए, ध्यान से देखिए, इधर ये मैंने एक निशान बनाया है, सी और ए के ऊपर एक निशान बनाया है ऐसे चाप की तरह। इस निशान का मतलब क्या होता है, इस निशान का मतलब होता है कि दलपुंज जो हैं वो किससे जुड़े, जो पुंकेसर से जुड़े हुए हैं, अर्थात पुंकेसर जो हैं वो किससे जुड़े हुए हैं, दलपुंज से जुड़े हुए हैं। अब आप इसमें डायग्राम में स्पष्ट रूप से देखो, ये जो लाल रंग के हैं ये क्या हैं, दलपुंज हैं, और ये जुड़े हुए किससे हैं, पुंकेसरों से जुड़े हुए हैं। ये आपको पुंकेसर दिखाई दे रहा है ना, तो इसमें मैंने देखो ये लाइन खींची है, इस लाइन से ये आराम से दिखाई दे रहे हैं आपको, ये लाइन से जुड़े हुए हैं। तो ये जुड़े होने का जो प्रतीक होता है वो ये यहाँ पर ये निशान लगता है, अर्थात सी और ए आपस में क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस निशान का आप विशेष ध्यान रखना, कई विद्यार्थी इस निशान को भूल जाते हैं, तो ये क्या हो जाता है, अपना ये सूत्र गलत हो जाता है। क्योंकि इस निशान का मतलब क्या होता है, दलपुंज जो है वो पुंकेसरों से जुड़े हुए हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं जायांग की। लास्ट अपना जो फॉर्मूला है उसका लास्ट जो कंटेंट है वो क्या है, जायांग है। जायांग में आपको ब्रैकेट में 5 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, अभी मैंने बताया था 1 2 3 4 5 हैं अंडाशय, और पांचों अंडाशय आपस में जुड़े हुए हैं, और जुड़े हुए हैं इसीलिए हमने यहाँ पर देखिए ब्रैकेट लगाया है। तो ये जो अंडाशय होंगे वो संयुक्त होंगे, 5 होंगे, और अंडाशय जो है वो क्या है, ऊपर हैं, बाकी अन्य भाग क्या है, नीचे है। इधर भी देखिए आप, पुष्प में भी आसानी से दिखाई दे रहा होगा, अंडाशय सबसे ऊपर है, और बाकी अन्य भाग कौन से, जो पुमंग है, दलपुंज है, बाह्य दलपुंज है, अनुबाह्य दलपुंज है, सारे भाग नीचे से निकल रहे हैं। तो अंडाशय तो क्या रह गया, ऊपर, और अन्य भाग क्या रह गए, नीचे। तो यहाँ पर ये निशान लगेगा, इस निशान को क्या बोलते हैं, सुपेरियर बोलते हैं। इसको सुपेरियर इसलिए बोलते हैं क्योंकि अंडाशय तो रह गया ऊपर और बाकी सारे जो भाग हैं वो नीचे से निकल रहे हैं, इसलिए इसको सुपेरियर बोलते हैं। और जो अंडाशय है वो संयुक्त है, तो संयुक्त है तो हमने क्या लगा दिया, ब्रैकेट लगा दिया। इस प्रकार आपको इस डायग्राम की सहायता से इसका पुष्प सूत्र बनाना है, जिसको फ्लोरल फॉर्मूला बोलते हैं। और जनरली अपने घरों में भी आपको ये बाग या उद्यान में या कहीं गार्डन में आपको ये मिल जाएगा पुष्प। इस पुष्प को आप, वैसे तो मैंने क्लास में आपको सारा समझा दिया, लेकिन इस पुष्प को आपको जहाँ भी ये पुष्प मिले, इसको आप आसानी से इसकी संरचना का अवलोकन कर सकते हैं। जितना इसको देख करके आप यदि इसका अभ्यास करोगे इस क्वेश्चन को हल करने का, तो ये आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो आपसे आशा यही है कि आज का जो हमारी जो कालांश गुड़हल मालवेसी कुल का हिबिस्किस रोजा साइनेंसिस का जो चैप्टर था वो पूरा हुआ। आपसे उम्मीद है कि आप लगातार ऐसे ही अध्ययन करते रहेंगे। तो आज की कालांश में इतना ही, अगली कालांश में एक नया क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।